हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। आज मैं आप लोगों के साथ इनकम अंडर द हेड सैलरी, जो कि स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस किया था, आज की क्लास में मैं सैलरी इनकम डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सैलरी इनकम के सारे इलस्ट्रेशंस और सारे क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोगों के सामने इलस्ट्रेशन 1 है। कह रहा है आपको ये बताना है कि ये सारी की सारी रिसीट्स सैलरी इनकम है या नहीं। अच्छा, आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि इंप्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है तो ही वो सैलरी इनकम होती है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अ टीचर रिसीव्स एमोलमेंट्स। एमोलमेंट्स मतलब तनख्वाह के अलावा जितना भी पैकेज दिया जाता है उसको एमोलमेंट्स कहते हैं। इन काइंड फ्रॉम स्कूल इन विच ही टीचर्स। तो क्या हो गया, इन काइंड है तो क्या ये सैलरी नहीं है, ये सैलरी है। इज दैट क्लियर। आगे देखो, अ टीचर ऑफ कॉलेज रिसीव्स फीस फ्रॉम यूनिवर्सिटी फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स। तो भाई यूनिवर्सिटी से पैसे मिले हैं। कहां से मिले? यूनिवर्सिटी से। और किसके लिए मिले हैं? कॉलेज, तुम हो कॉलेज के टीचर, तो ये कौन सी इनकम है? अदर सोर्सेस। ये इनकम अदर सोर्सेस है, ये इनकम सैलरी इनकम नहीं है। एमपी को, एमएलए को जो भी सैलरी मिलती है वो अदर सोर्सेज में जाता है दोस्तों, वो सैलरी इनकम नहीं होती, बिकॉज देर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। क्या ये बात क्लियर है? तो इलस्ट्रेशन 1 इज अबाउट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2, ये तो फॉर्मेट है। इलस्ट्रेशन 2, नाउ दिस इज अबाउट ग्रेचुटी। ग्रेचुटी के ऊपर इलस्ट्रेशन है। अशोक एक एम्प्लॉई है एबीसी लिमिटेड में, रिसीव 8,05,000 एज ग्रेचुटी अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। ही रिटायर्स ऑन 10th of September 23 after rendering service for 35 years and 7 months. The last drawn salary was 32,700 per month. Calculate the amount of gratuity chargeable to tax. तो आपको बताना है कितना अमाउंट ग्रेचुटी का चार्जेबल होगा। यस और नो? तो इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं आपके साथ कर रहा हूं। अभी 1 तो हो गया डिस्कस। तो भाई सीधी सी बात है, आपको फॉर्मेट, आपको वो पता है ना कि कितना टैक्स लिमिट होती है। तो आपको पता होना चाहिए मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट, है ना? अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10। बोलो ये सुनो। पहली लिमिट क्या है? एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव 8,05,000। 8,05,000 एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव। सेकेंड लिमिट क्या है? सेकेंड लिमिट है हमारा एक फॉर्मूला। देखो, डिपेंड करता है ग्रेचुटी एक्ट लगा है या नहीं लगा है। क्योंकि ये ग्रेचुटी एक्ट लगा हुआ है, क्योंकि ये ग्रेचुटी एक्ट लगा हुआ है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो ग्रेचुटी एक्ट में लिखा हुआ है, और वो है मंथली सैलरी। ये वाला फॉर्मूला, मंथली सैलरी डिवाइडेड बाई 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। है ना? अब मंथली सैलरी में चाहिए होती है बेसिक पे और डीए ऑल टाइप्स। चेक करो, आपको बेसिक पे दिया होगा और वो दिया हुआ है 32,700, डीए दिया नहीं हुआ, तो यही हो जाएगा 32,700 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। कितने साल कंप्लीट कर लिए? 35 ईयर्स एंड 7 मंथ्स। आपको याद है ग्रेचुटी एक्ट में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 6 मंथ से ज्यादा होगा तो पूरा 1 साल मान लेंगे, तो इसको पूरा 1 साल मान लेंगे, 36 ईयर्स हो जाएगा ये। तो बताओ सेकंड लिमिट क्या होगी? 32,700 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 15 इंटू 36, विच इज 6,79,154। और लास्ट लिमिट है बच्चों, जो कि मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है, जो कि फिक्स है, 20 लाख रुपीस। विच एवर इज लोअर, अगर हम लोग देखें तो ये थर्ड लिमिट लोअर, सेकंड लिमिट लोअर है, इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। तो मुझे बता दो टैक्सेबल कैसे आएगा? टैक्सेबल ग्रेचुटी क्या होगी? टैक्सेबल होगी जितना मिला उसमें से एग्जेम्प्ट हटा दो। तो 8,05,000 माइनस 6,79,154, तो टैक्सेबल कितनी होगी? 125,846।
क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो इस तरीके से करना है, आपको पता ही है। और हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मैं समझाने वाला काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको सारे बता दूंगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मेरे से या किसी भी टीचर से तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हो। स्टडी मैट। मिस्टर ओल्डमैन रिटायर्ड फ्रॉम जॉब आफ्टर 29 ईयर्स एंड 6 मंथ्स एंड 15 डेज ऑफ सर्विस 17 दिसंबर को, ठीक है। रिसीव ग्रेचुटी 4 लाख। हिज सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज बेसिक 6000 पर मंथ, डीए 1200, एचआरए दिया है, कमीशन दिया है। आपको फाइंड आउट क्या करना है भाई? आपको फाइंड आउट करना है टैक्सेबल ग्रेचुटी, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है। देखो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है ना तो ग्रेचुटी जो रिसीव होती है वो फुली एग्जेम्प्ट होती है। बोलो यस और नो? यस। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, उसमें आंसर फुली एग्जेम्प्ट आएगा बेटा, फुली एग्जेम्प्ट, क्योंकि ग्रेचुटी उनको टैक्सेबल ही नहीं होती, फुली एग्जेम्प्ट होती है। बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड है, तो बताओ क्या होगा? तो मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10। पहली लिमिट एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव जो कि है 4 लाख। सेकेंड लिमिट हमारा एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होगा बताओ? क्योंकि ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो फॉर्मूला वही है, कौन सा वाला? मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। डन। और लास्ट लिमिट होती है बच्चों, थर्ड लिमिट होती है 20 लाख। चलो सेकंड लिमिट तो पहले पूरा कर लें। सेकंड लिमिट के हिसाब से अगर हम देखें तो मेरा अमाउंट मंथली सैलरी में कितना आना चाहिए? अब आपको पता है ये फॉर्मूला में ग्रेचुटी एक्ट में क्या लिखा है, सैलरी क्या होगा? बेसिक पे प्लस डीए ऑल टाइप्स। तो बेसिक पे आपको दिया हुआ है 6000, तो 6000 रुपए तो बेसिक पे लिख लो, प्लस डीए ऑल टाइप्स, तो डीए क्या लिखा हुआ है? 1200 रुपए, तो 1200 डीए आ जाएगा। टोटल हो गया 7200, तो यही ले लेंगे बस। 7200 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर। कितने साल काम कर चुके हो आप? कितने साल काम कर चुके हो? 29 ईयर्स एंड 6 मंथ्स एंड 15 डेज बच्चों, क्योंकि आप 6 महीने से ऊपर कंप्लीट कर चुके हो तो वो पूरा कंप्लीट ईयर माना जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। तो 7200 डिवाइडेड बाय 26, 7200 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू 30, ये आ रहा है 124615। थर्ड लिमिट क्या है बच्चों? थर्ड लिमिट है हमारी जो कि फिक्स लिमिट होती है 20 लाख। बताओ विच एवर इज लेस, तो इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, हाँ या ना? इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो बता दो टैक्सेबल क्या आएगा? टैक्सेबल ग्रेचुटी क्या आएगा? 4 लाख मिला है जिसमें से 124615 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल क्या आएगा? यह आएगा ₹2,75,385। इतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? आंसर चेक कर लें। यस, हमारा करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, सी पार्ट पे आ जाओ। अगर ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड ना हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और अगर ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड ना हो, यही केस है ना? पहले वाला था ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ग्रेचुटी एक्ट नॉट कवर्ड, ग्रेचुटी एक्ट नॉट कवर्ड। तो बच्चों याद है, अगर ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड नहीं होता तो इनकम टैक्स एक्ट कवर्ड होता है। और इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है भाई साहब? 3 लिमिट्स हैं अगेन। पहली एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, जरा बता दो ग्रेचुटी कितनी रिसीव हुई है? 4 लाख। सेकेंड लिमिट हमारी होती है एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब यहां पर एवरेज लेना होता है पिछले 10 महीनों का एवरेज। अगर मैं देखूं तो कोई सैलरी में मुझे कोई इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है। हाँ इंक्रीमेंट दिख रहा है, अच्छा इंक्रीमेंट दिख रहा है, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। तो अब एवरेज सैलरी हमें निकालनी होगी। एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं? पिछले 10 महीनों का एवरेज, है ना?
और 10 महीनों का एवरेज लेने के लिए हम उस महीने को छोड़ देंगे जिस महीने में आप क्या हुए थे, रिटायर। बोलो हाँ या ना। तो जिस महीने में आप रिटायर हुए, आप दिसंबर मंथ में रिटायर हुए, तो उस दिसंबर मंथ को छोड़ दो। अब उसके पिछले 10 महीने में आ जाओ। तो कौन कौन से महीने हैं बताओ? नवंबर है, और कौन सा महीने? अक्टूबर है, और सितंबर है, और अगस्त है, और जुलाई है, जून है, मई है, अप्रैल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मार्च है, और फेब है। यही है ना 10 महीने। अब हमें इन 10 महीनों का एवरेज लेना है। इसके अंदर हमें क्या क्या लेना होता है? फॉर्मूला याद है? बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। बेबी सैलरी बोलता था मैं इसमें, है ना। तो बेसिक पे यहां पर कितना है? 6,000। क्या इसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है ना? जब इंक्रीमेंट होता है ना, तो हमें ये फॉर्मूला ऐसे फॉर्मेट बनाना। जब इंक्रीमेंट ना होता ना, तो मेरे को तो कोई चक्कर ही ना होता, 10 महीनों का क्या करता मैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ पे 10 महीने अलग अलग लिखने पड़ेंगे। अब देखो, अप्रैल में इंक्रीमेंट मिली है, तो जाहिर सी बात है कि अप्रैल से पहले आपकी सैलरी क्या होती होगी? अभी 6,000 है, मतलब इंक्रीमेंट के बाद है। तो अगर अभी की सैलरी 6,000 रुपए है, जो कि इंक्रीमेंट के बाद है, तो पहले क्या होती होगी? 5,000। बोलो हाँ या ना। सो मैंने बेसिक पे लिख दी, फरवरी में 5,000, मार्च में 5,000, अप्रैल में हो गई 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 और 6,000। बोलो हाँ या ना। और क्या चाहिए मुझे? डीए का फॉर्मिंग पार्ट चाहिए। अब क्वेश्चन में ना डीए के बारे में लिखा नहीं है कि ये फॉर्मिंग है या नॉट फॉर्मिंग। देखो, ऐसे केस में एक एजम्पशन लेते हैं। मैं जनरली बच्चों को बोल देता हूं कि आप डीए का डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट मान लो, ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है। बट आप चाहो तो फॉर्मिंग भी मान सकते हो। जैसे अगर आप अकॉर्डिंग टू आईसीएमए चलो, स्टडी मैट के हिसाब से चलो, तो ये लोग कहते हैं कि डीए का फॉर्मिंग पार्ट ही लो, तो आप भी फॉर्मिंग पार्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डीए का फॉर्मिंग पार्ट लेते हो, मतलब जो डीए दिया हुआ है वो फॉर्मिंग पार्ट ही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो फॉर्मिंग पार्ट मानो। तो बताओ, क्या डीए में के फॉर्मिंग पार्ट में कुछ चेंजेस हैं? नहीं, डीए तो हमेशा क्या रहा है? सेम ही रहा है। बोलो हाँ या ना। तो 1,200, 1,200, 1,200, 1,200 रुपये, 1,200 रुपये, 1,200, 1,200, डन। इसके अलावा हमें क्या ऐड करना है इसमें? हमें ऐड करना है कमीशन। क्या ऐड करना है? कमीशन। अब मुझे बता दो कमीशन क्या है? कमीशन 10 महीनों का सेम है टर्नओवर का 1%। अब टर्नओवर कितनी है? 1,00,000 रुपए महीना, तो उसी का 1% कर दो। 1,00,000 रुपए महीने को करोगे 1%, तो 1,000 आएगा। तो कमीशन कितनी हो गई? 10 महीनों की 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 और 1,000। तो मुझे बता दो मेरा बेसिक सैलरी कितना हो गया, उसके बाद डीए कितना हो गया, उसके बाद कमीशन। इन सबको मैं टोटल कर दूंगा और मेरा आ जाएगा। उसके बाद मेरे को 10 महीने, 10 महीने है ना, उन 10 महीनों का एवरेज कर दूंगा। तो 6,000 ये है इंटू 8, 48, और 58 हो गया, 58,000 मेरा हो गया क्या? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के अलावा 12,000 रुपये मेरा आ गया डीए, कमीशन आ गया मेरा अगेन 10,000, है ना, 10 ये है, तो 80,000 आ गया। तो अगर मैं देखूं, टोटल बात करूं, तो आप टोटल लिख दो यहां पर। तो टोटल आ रहा है 80,000, ठीक है। आप इसको कर लो चाहे ऐड, 58, 12 और 10। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा 8,000। ये मेरी आ गई 8,000 की एवरेज, डिवाइडेड बाई 30 इंटू 15, जिसको हम 1/2 भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। और इस वाले नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स में कहा जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट है ना, तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कंप्लीट ईयर होंगे तो ही हम मानेंगे। इसका मतलब है 6 महीने 15 दिन कंप्लीट नहीं है, तो इसको इंटू 29 ही करेंगे। और फिर क्या आ जाएगा? 8,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 15 इंटू 29, तो ये आ रहा है 1,16,000। डन। लास्ट लिमिट क्या है दोस्तों? लास्ट लिमिट तो फिक्स होती है ना, वो होती है 20 लाख। बताओ विच एवर इज लेस, थर्ड सेकंड लिमिट लेस है, तो ये बन जाएगा एग्जेम्प्ट। तो मुझे बताओ टैक्सेबल अमाउंट क्या आएगा? टैक्सेबल अमाउंट क्या आएगा? 4,00,000 रुपए, उसमें से 1,16,000 रुपए एग्जेम्प्ट, तो टैक्सेबल हो जाएगा 2,84,000 रुपीज। बोलो हाँ या ना। ये हमारे आंसर्स, इलस्ट्रेशन नंबर 3। डन।
भाई किया होगा तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, क्या ही करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, आ जाओ आगे। Mrs. X is working with ABC Limited since last 30 years 9 months. Her salary structure दिया हुआ है. She died. State the treatment of gratuity in the following cases. Mrs. X is covered under payment of gratuity act. लो जी, तो illustration नंबर है 4. बताओ क्या करेंगे इस केस में। पहले केस नंबर 1 डिस्कस कर लें। बताओ केस नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर ग्रेचुटी मिलती है डेथ होने के बाद तो वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो सकती है अगर उसके लीगल एयर को मिलती है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यहां पर इसके अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि आफ्टर डेथ ऑफ द एम्प्लॉय अगर मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। देखो, a lump sum payment made gratuitously to a widow or legal heir of employee who dies while in service by way of compensation or otherwise is not taxable under the head salary. तो ये अमाउंट सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ ऐसी बात ही हो रही है। Mrs. X is working with ABC. Her salary structure is as under. On 15th of December, she died. State the treatment of gratuity in the following cases. Mrs. X retired on 10th of December. अगर Mrs. X डेथ होने से पहले रिटायर हो गई होती तो क्या होता? तो ये ग्रेचुटी टैक्सेबल होती। ग्रेचुटी कितनी है? 4 लाख, रिसीव बाय हर हस्बैंड लीगल है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है हस्बैंड को मिला बट उसकी डेथ जो हो गई है वो बाद में हुई है, यानी जो उसने रिटायरमेंट ले ली उसके बाद उसकी डेथ हुई है। लिख रहा है हस्बैंड ऑफ मिसेस एक्स रिसीव ग्रेचुटी ऑन 18 दिसंबर फॉलिंग ड्यू आफ्टर द डेथ ऑफ मिसेस एक्स। तो पहले डेथ हो गई फिर उसके बाद ग्रेचुटी रिसीव हुई है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब बताओ, पहले केस की बात करें तो हम लोग यहां पर क्योंकि डेथ से पहले ग्रेचुटी मिल गई, डेथ से पहले ग्रेचुटी मिल गई, डेथ हो गई पहले, सॉरी डेथ से पहले ग्रेचुटी नहीं मिल गई, हाँ डेथ से पहले ग्रेचुटी मिल गई, मतलब डेथ एक्चुअली बाद में हुई है। देखो ये वाला केस है, ये वाला केस है कि आप अगर हम देखें तो 15 दिसंबर को डेथ हुई है। मैं एक डेट मार्क कर देता हूं, 15 दिसंबर 2023, यहां पे हो गई डेथ, डन। और इसके बाद लिखा है रिटायरमेंट कब हुई है? 10 दिसंबर को। मान लेते हैं ये डेट है 10 दिसंबर, इस डेट पर आपने रिटायरमेंट ले ली है, डन। ग्रेचुटी कब मिली है? ऑब्वियसली डेथ होने के बाद इंप्लॉय को तो मिल नहीं सकती ना, इंप्लॉय की तो डेथ हो गई, और उसके फिर लीगल एयर को मिली है, और वो कब मिली है? 18 दिसंबर को। कब मिली है? 18 दिसंबर, रिसीव्ड बाय लीगल एयर। बताओ इस केस में क्या होगा? इस केस में गवर्नमेंट कहता है कि ये अमाउंट टैक्सेबल होगा, ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। किसको होगा? मिसेस एक्स को, इटसेल्फ मिसेस एक्स को होगा। अब तुम बोलोगे सर मिसेस एक्स कहां से? मिसेस एक्स की तो डेथ हो गई, कोई बात नहीं, मिसेस एक्स का इनकम टैक्स के रिटर्न जो उसका लीगल एयर है वो भर देगा, क्या ही दिक्कत है। इज दैट क्लियर? अगर सिचुएशन दोस्तों ये होती है कि डेथ होने से पहले रिटायरमेंट हो गई थी तो इसका मतलब है क्या ग्रेचुटी इसी वक्त पैसा ड्यू हो गया था? वो बात और है कि मिला बाद में है बट ड्यू तो हो गया था ना, और ये उसके जीते जी हुआ था, डेथ होने से पहले उसके जीते जी हुआ था। यस, तो ऐसे केस में ये अमाउंट उसको टैक्सेबल होगा क्योंकि डेथ होने से पहले हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? सो ऐसे केस में डेथ हो गया। अच्छा बताओ कैसे निकालेंगे? वही मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट। पहला, क्या ये ग्रेचुटी कवर्ड वाला केस है, ग्रेचुटी नॉट कवर्ड वाला केस है? ग्रेचुटी एट कवर्ड है। लो जी, पहला एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव जो कि कितनी दी हुई है? 4 लाख रुपीस। सेकंड, वही फॉर्मूला मंथली सैलरी डिवाइड बाय 26। मंथली सैलरी दी है बेसिक पे 5000 और डीए हम मान के चलेंगे फॉर्मिंग पार्ट। अच्छा वैसे भी डीए तो यहाँ पे ऑल टाइप्स लेते हैं ना, तो बेसिक पे प्लस डीए 8000 रुपये हो गया। 8000 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। चेक करो कितने साल काम किया, 30 ईयर्स 9 मंथ्स, तो 31 ले लेना। तो बताओ 8000 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू 31, ये बनते हैं 1,43,077 रुपीज। और लास्ट लिमिट क्या होगी? 20 लाख। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो बताओ विच एवर इज लोअर, इन तीनों में से सबसे लेस हो गया ये और टैक्सेबल हो गया, तो टैक्सेबल टू मिसेस एक्स
कितना 4 लाख माइनस 143,077, तो टैक्सेबल बन गया 2,56,923। क्या ये बात क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट की अगर आप बात करो, केस नंबर 2 की, जिसमें लिखा है कि हस्बैंड ऑफ मिसेज एक्स रिसीव ग्रेचुटी। अब बट इधर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, ठीक है। डेथ तो हो गई थी 15 दिसंबर को, डेथ हो गई 15 दिसंबर को, और डेथ होने के बाद 18 दिसंबर को रिसीव्ड ग्रेचुटी। 18 दिसंबर को ग्रेचुटी मिली डेथ होने के बाद। और ऑब्वियसली रिटायरमेंट भी आपने कब ली है? बाद में ही ली है, ठीक है। हस्बैंड ऑफ मिसेज एक्स रिसीव ग्रेचुटी, उधर भी हस्बैंड ने रिसीव किया, बट दोनों में फर्क क्या है कि रिटायरमेंट भी आपने यहां पे बाद में ली है, यानी रिटायरमेंट की डेट भी बाद में है। अब तुम बोलोगे रिटायरमेंट, डेथ ही हो गई तो रिटायरमेंट तो हो ही जाएगी, बोलो हाँ या ना? ऑटोमेटिकली एग्जिट होगी ना, जॉब से खत्म। तो अब ग्रेचुटी आपको मिली 18 दिसंबर को। अब बताओ इस सिचुएशन में जो ग्रेचुटी मिलेगी, दिस ग्रेचुटी इज फुली एग्जेम्प्ट, फुली एग्जेम्प्ट टू लीगल एयर। लीगल एयर को ये पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या ये बात क्लियर है एवरीवन? ये दो केसेस हैं, दो केसेस भी आपको पता होने चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हम लोग पढ़ने वाले हैं लीव सैलरी से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर है 5। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ना दोस्तों, लीव सैलरी में लिखा है मिस्टर भानु इज वर्किंग इन जेब्रा लिमिटेड सिंस 25 years 9 months. Company allows 2 months leave for every completed year of service to its employees. During the job, he had availed 20 months leave. At the time of retirement, on 10th of August 23, he got 1,50,000 as leave encashment. As on that date, his basic salary was 5,000 per month, DA 2,000 per month, commission 5% of turnover plus 2,000 per month fixed BA. Turnover affected by the assessee during last 12 months 5 lakh rupees. भानु गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 1,000। सब कुछ लिख दिया, आपको निकालना क्या है? टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट। तो लिखते हैं ना टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट। देखो टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट के लिए आपको पहले क्या लिखनी है? लीव सैलरी मिली कितनी है। सो लीव सैलरी रिसीव्ड, बताओ कितनी मिली है लीव सैलरी रिसीव? 5 लाख। नहीं, ये तो टर्नओवर है, लीव सैलरी रिसीव है 1.5 लाख, सॉरी 1.5 लाख, गलत हो गया। 1.5 लाख रुपए की लीव सैलरी रिसीव्ड, डन। इसमें से हम माइनस कर देंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10AA। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब लीव सैलरी एग्जेम्पशन निकालने जा रहे हैं, और इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? वर्किंग नोट, और फिर आएगी मेरी टैक्सेबल। अब बताओ एग्जेम्पशन निकालने के लिए वर्किंग नोट में हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है? बताओ। मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 4 लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट। पहली लिमिट एक्चुअल लीव से रिसीव। अब एक्चुअल लीव से रिसीव अगर हम देखें तो कितनी है? 1.5 लाख रुपए, वो तो दी हुई है। सेकेंड लिमिट क्या होती है? एवरेज सैलरी इंटू 10। एवरेज सैलरी इंटू 10। अब एवरेज सैलरी हमें निकालनी है, और एवरेज वही 10 महीनों का एवरेज, ठीक है। अब यहां पर हमें इंक्रीमेंट भी दी हुई है, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। सो एवरेज सैलरी, हमें एवरेज सैलरी में 10 महीनों की एवरेज सैलरी में कैसे करेंगे? जिस महीने में आप रिटायर हुए हो, जिस डेट पे आप रिटायर हो रहे हो। अच्छा, यहां पे डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले के 10 महीने लेते हैं, तो आप डेट ऑफ रिटायरमेंट चेक कर लो। डेट ऑफ रिटायरमेंट क्वेश्चन में देखो क्या है, 10 अगस्त। तो 10 अगस्त 2023, यहां से 10 महीने, ठीक है। तो क्या बनेंगे? आप एक काम करेंगे, यहां पर ना आप 31 जुलाई तक पहुंच जाओ, यानी आप 10 दिन का अलग से निकाल लो। उसके बाद आप पूरे जुलाई मंथ का निकाल लो, जून का निकाल लो, और फिर इसके बाद
मई का निकाल लो, है ना, फिर इसका अप्रैल का निकाल लो, मार्च का निकाल लो, इस तरीके से 10 महीनों का निकाल लो। क्या ये बात क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, पहले अगस्त के 10 दिनों का निकाल देते हैं सैलरी, बेसिक पे इनफैक्ट। सो अगस्त के 10 दिन का बेसिक पे। अब पहले तो बता दो अगस्त के 10 दिन का बेसिक पे कैसे निकालें। अगस्त के 10 दिन का बेसिक पे, अगस्त का बेसिक पे क्या था, बेसिक पे था 5,000, तो 5,000 पर मंथ था, तो उस टाइम पर 5,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 31, तो ये हो गया 1613 अगस्त का। फिर इसके बाद आ जाओ जुलाई, जुलाई में भी आपकी सैलरी क्या थी, 5,000, तो 5,000 लिख लेते हैं। जून में आपकी सैलरी क्या थी, 5,000। इसके बाद मई में सैलरी क्या थी, 5,000। अप्रैल में सैलरी क्या थी, 5,000। अगर आप ध्यान से देखो तो इंक्रीमेंट आपको 1 जनवरी से मिली है ना, तो मार्च में क्या थी, 5,000। फेब में क्या थी, 5,000। जनवरी में भी क्या थी, 5,000। यस और नो? और इससे पहले अगर हम देखें 1 जनवरी से पहले, यानी दिसंबर की बात करें, तो दिसंबर 22 में आपकी सैलरी 5 नहीं होगी, क्योंकि 500 रुपए का आपको 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिला है बेसिक पे में, तो आपको उससे पहले तो दिसंबर में आपकी सैलरी होगी 4,500। अच्छा, दिसंबर में 4,500, नवंबर में 4,500। अच्छा, इसके बाद इससे पहले और बोलो, अक्टूबर मंथ में अगेन 4,500। कितने चाहिए हमें, 10 महीने चाहिए। तो क्या ये 10 महीने बन गए, एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अरे रुक जाओ, अब ये जो अक्टूबर मंथ आप ले रहे हो, अब अगर हम लोग देखें, हमें 10 अगस्त से कौन से 10 महीने में लेने होंगे, 10 अक्टूबर तक लेना होगा, बोलो हाँ या ना। 10 अक्टूबर 2022, यही बनेंगे 10 महीने, बताओ हाँ या ना। 10 अक्टूबर 22 से 10 अगस्त 22, क्या यही बनेंगे 10 महीने, बोलो हाँ या ना। यस। तो इन 10 महीनों में अक्टूबर में मैंने 4,500 ले तो लिया, बट ये गलत ले लिया। 4,500 की जगह पे पता क्या आएगा, 10 उतने दिनों का आएगा, 40 अक्टूबर के हिसाब से, और अक्टूबर के हिसाब से दिन बनेंगे, कितने बनेंगे, हमें चाहिए 10 अक्टूबर से अक्टूबर के हो गए 21 दिन, 21 दिन का निकाल दो। उस टाइम पे 4,500 थी ना, 4,500 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 4,500 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 21, यार 3048, 3048, ये मेरी आ गई बेसिक पे। डन। अब मुझे क्या चाहिए, डीए चाहिए, और डीए के लिए क्वेश्चन में डीए में भी इंक्रीमेंट है 500 रुपए का, तो मतलब पहले जो अभी डीए करंटली वो कितना है, अभी करंटली जो डीए है वो है 2,000, तो इसका मतलब है यहां पर 2,000 10 दिनों का निकाल लो, 2,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 31, ये बनेगा 645, और फिर ले लो 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000। अच्छा, 1 जनवरी से पहले इंक्रीमेंट मिली है, 1 जनवरी को इंक्रीमेंट मिली है 500 की, है ना, तो इससे पहले कितनी होती होगी डीए, 1,500, 1,500। बट अक्टूबर वाले मंथ में तो 21 दिन की मिलेगी, तो 1,500 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 31, तो ये बना 1,016। बस। कमीशन भी है क्या क्वेश्चन में, कमीशन भी है 5% ऑफ टर्नओवर, कमीशन भी है क्वेश्चन में 5% ऑफ टर्नओवर, तो बता दो 5% ऑफ टर्नओवर। अच्छा, मुझे बता दो यहां पे कौन सी कमीशन लेनी होती है, सिर्फ टर्नओवर वाली लेनी होती है, कौन सी लेनी होती है, टर्नओवर वाली। और टर्नओवर के लिए कोई डेटा दिया है, टर्नओवर के लिए क्वेश्चन में कोई डेटा दिया है, टर्नओवर टर्नओवर टर्नओवर, बेसिक पे डीए फॉर्मिंग पार्ट कमीशन टर्नओवर, टर्नओवर दिया पूरे साल का 12 महीनों का 5 लाख, है ना, तो हमें 10 महीनों का लेना है, तो बताओ 5 लाख अगर 12 महीनों का है तो 10 महीनों का क्या होगा, डिवाइड बाय 12 इंटू 10, 416666, ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट कमीशन है, 5%, तो मैंने 10 महीने की सीधा कमीशन निकाल ली 20833, इसमें कोई इंक्रीमेंट तो है नहीं, तो मैंने सीधा इसकी निकाल दी 20833, ये कमीशन आ गई 10 महीनों की। बाकी भी 10 महीने का निकाल दो, बेसिक पे डीए 1613 प्लस 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 4,500, 4,500, 3048,
ये आ रहा है 48661। इसके बाद 645, 2000, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। इसके अलावा 1500, 1500, 1016। ये आ रहा है 18661, 18661 बस। और कमीशन भी हमने निकाल लिया, तो 48661 प्लस 18661 प्लस 20833 डिवाइडेड बाय, ये हो गया ना 10 महीनों का, ये टोटल आ गया 88155। अब इसको 10 महीनों से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 8155, 8155 ये आ गया। अब 8155 मल्टीप्लाई बाय 10। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे किया है, एक बार ये देख लेते हैं। अरे अरे, फर्क आ रहा है, काफी फर्क आ रहा है हमारे हिसाब से। मैंने क्या कमीशन सही निकाली है? बिल्कुल परफेक्ट निकाली, मैंने भी यही तरीके से निकाली। क्या गलत आ रहा है? ये भी सही आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ बेसिक पे में कुछ गलती होगी, बेसिक पे में कुछ गलती हो गई। गलती होनी तो नहीं चाहिए थी बेसिक पे में। ओ, 21 दिन का मैंने क्या बेसिक पे यहाँ गलत लिख दिया क्या? चेक करो, 4500 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 31। हाँ परफेक्ट है। इन्होंने कैसे सब 2710 कैसे आ सकता है? 2710 रुपये आ ही नहीं सकता, ये कैसे निकाल दिया भाई? ओहो, ओहो, देखा, मिस्टेक हो गई ना। आप लोग ने भी ध्यान नहीं दिया। इंक्रीमेंट तो बेसिक पे में 1000 रुपए की थी, आप लोग पे पता नहीं करते रहे नहीं करते रहे। ठीक है, मुझसे भी गलती हो जाती है, तो ये 4000 रुपये होगा। सॉरी दोस्तों, 45 नहीं 4000 है। अब क्वेश्चन देखते हो, यहाँ पर तो इंक्रीमेंट लिखा था, बेसिक पे में इंक्रीमेंट 1000 रुपए की थी, तो 4000, और इसका भी 4000 के हिसाब से करना था। 4000 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 31, तो यार 2709 या 2710 कर दो। 2710, 2710, ठीक है, तो ये आ गया। अब ठीक आना चाहिए, तो अब मुझे लगता है वही आ रहा होगा। तो 1613 प्लस 5000 प्लस 5000 प्लस 5000 प्लस 5000 प्लस 5000 प्लस 5000 प्लस 5000, फिर 4000, फिर 4000, फिर 2710, ये आ गया। ये आ गया 47323। सॉरी दोस्तों, मेरे से गलती हुई है, बट मेरे को उम्मीद थी कि आप लोगों ने तो ठीक किया होगा, क्योंकि ये तो चलते चलते मिस्टेक हो जाती। ठीक है, इंसान है भाई, इंसानों से ही गलती होती है। तो क्या आएगा? 47323। अब 18661 प्लस 2, अब बस ऐड कर दो। 47323 प्लस 18661 प्लस 20833 डिवाइडेड बाय, ये आ गया टोटल 86817 डिवाइडेड बाय 10 महीने, ये आ गया 8682। कर दूं क्या? यही होगा, 8682 लिया होगा इन्होंने भी। हाँ, इन्होंने भी 8682 लिया, राउंड ऑफ कर दिया, तो मैं भी कर देता हूं इसको ठीक। 8682, 8682 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया 86820। थर्ड लिमिट क्या होगी? 8682 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, नंबर ऑफ कंप्लीटेड, सॉरी यहां पे था इनटू 10 हो गया। लीव्स अनअवेल्ड, लीव्स अनअवेल्ड से मल्टीप्लाई करना। अब लीव्स अनअवेल्ड कैसे निकालते हैं? वो निकालना पड़ेगा। एक तरफ बनाओ कंपनी रूल्स के लिए फॉर्मेट, और एक तरफ इनकम टैक्स रूल्स। सबसे पहले लिखो लीव्स अलाउड कितनी है, छुट्टियां मिली कितनी है, अलाउड। अब छुट्टियां कितनी मिली हैं उसके लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक साल में आपको छुट्टियां दी जा रही हैं 2 महीने की, तो एक साल में 2 महीने की है ना। और आपने काम कितना किया? 25 साल, तो 25 साल में कितना? 50 महीने। बोलो हाँ या ना, तो 50 मंथ्स हो गया। बट इनकम टैक्स वाले एक साल में 1 महीना देते हैं, तो 30 मंथ्स हो गया। नहीं 30 भी कैसे, 25 महीने ही हुआ। 25 महीने माइनस कर देंगे कितनी छुट्टियां आपने ले ली। ये कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में लिखा है कितनी छुट्टियां अभी भी बची हुई है, अवेल्ड 20 मंथ्स लिखा है। अच्छा, अवेल्ड 20 मंथ्स लिखा है ना, तो यहां पर भी 20 मंथ्स ही आएगा।
तो ये माइनस होने के बाद यहां बचा 30 मंथ्स, यहां बचा 5 मंथ्स। इसको बोलेंगे लीव्स अनअवेल्ड। क्या बोलेंगे? लीव्स अनअवेल्ड। ये आ गया 5 महीने लीव्स अनअवेल्ड। अब 5 महीनों से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया 8682 इंटू 5, ये हो गया 43410। और लास्ट लिमिट क्या हो गई? 25 लाख फिक्स। बस अब यहां पर विच एवर इज लेस 43410, ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 43410 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और टैक्सेबल आ जाएगा 1,50,000 माइनस 43410 विच इज 106,590। ये हमारा आ गया टैक्सेबल अमाउंट। क्या ये बात क्लियर है? इस तरीके से करना है दोस्तों। आंसर चेक कर लेते हैं एक बारी। ओहो, आंसर आ रहा है 106,590। हमारा पहले पार्ट का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। मैं अब आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूं। सेकंड पार्ट में लिखा है हाउ शेल योर आंसर बी डिफर इफ एसएससी हैड टेकन 2 मंथ्स लीव इंस्टेड ऑफ 20 मंथ्स लीव। तो पूरे जिंदगी भर में अगर उसने 2 मंथ्स लीव ली होती तो बताओ क्या होता? आंसर में फर्क आता कि नहीं? बिल्कुल फर्क आता। हमारा ये है सेकंड पार्ट। हाँ, सेकंड पार्ट। अगर ऐसा होता तो मैं कंपनी रूल्स और इनकम टैक्स रूल्स को फिर से निकालता और फिर लिखता लीव्स अलाउड। लीव्स अलाउड तो वही है, कंपनी रूल्स के हिसाब से 1 साल में 2 महीना, यानी 25 सालों में 50 महीना, और इनकम टैक्स वालों के हिसाब से 1 साल में 1 महीना, यानी 25 सालों में 25 महीने, माइनस छुट्टियां ली कितनी है, माइनस छुट्टियां ली कितनी है, और छुट्टियां कितनी ली हैं वो देखने के लिए आपको क्या करना होगा? अब क्वेश्चन में लिखा है कि 2 मंथ्स लीव इंस्टेड ऑफ 20 मंथ्स। तो अगर 2 मंथ्स लीव ली होती तो यहां पर भी 2 मंथ्स होता। यह आता 48 मंथ्स और यहां आता 23 मंथ्स। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। ये आने के बाद आगे की लिमिट्स वैसे ही है। एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव जो हमने निकाली थी, एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव 1,50,000। नंबर 2 एवरेज सैलरी इंटू 10। एवरेज सैलरी हमने निकाली थी 8682 मल्टीप्लाई बाय 10, ये वही रहेगा 8682 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया 86820। थर्ड लिमिट क्या होगी? 8682 मल्टीप्लाई बाय 23 मंथ्स, ये आ रहा है 1,99,686। और लास्ट लिमिट है 25 लाख। डन एवरीवन। तो बस विच एवर इज लेस 86820। तो पता है इसमें आंसर आता मेरा, माइनस कर दो 1,50,000 माइनस 86820 विच इज 63180। 63180, ये हमारा आंसर आ जाएगा 63180। आंसर चेक कर लेते हैं। यस, परफेक्ट, डन। समझ में आया? तो ये मेन कैलकुलेशन है, बस इस पर फोकस करो। इंक्रीमेंट से पहले क्या होगा और इंक्रीमेंट के बाद, तो इन पर ध्यान दो। जैसे मेरे से कुछ गलती हो गई थी 500 रुपए वाली, वो मत गलती कर देना, क्योंकि ठीक है क्वेश्चन करते करते ऐसी मिस्टेक पॉसिबल है। और मैं तो अब आपको कंटिन्यूसली क्वेश्चन करा रहा हूं, तो यहां पर मिस्टेक मेरे से चलते चलते हो सकती है, बट मेरे को अगर ध्यान आए ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना, सर आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक करेंगे ना उसको भी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन नंबर 6। मैं बट स्टडी मैथ से आंसर वेरीफाई करता जा रहा हूं। जहां पे मुझे गड़बड़ नजर आएगी कि स्टडी मैथ में ही कुछ गड़बड़ है, तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक सब कुछ ठीक है। मिस्टर दास रिटायर्ड ऑन 31st मार्च। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 18 मंथ्स लीव वाज लाइंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, लीव सैलरी आपको दे रही है, आपको बोल रहा है टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट निकालो। तो वही है यार, मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 4 लिमिट्स। अब मैं पूरा पूरा ना फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बहुत वक्त लग जाएगा। पहले एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव कितनी है,
एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव है 1,26,000। सेकेंड लिमिट है एवरेज सैलरी इंटू 10। अब एवरेज सैलरी निकालनी होगी। क्या कोई इंक्रीमेंट का केस है? हाँ, इसमें भी इंक्रीमेंट का केस है, तो एवरेज सैलरी तो निकालनी पड़ेगी। अब बताओ एवरेज सैलरी में कब आपने रिटायरमेंट कब ली है? लिखा है 31 मार्च को आप रिटायर हो रहे हो, मतलब महीने के बिल्कुल आखिरी तारीख को रिटायर हो रहे हो, और हमें 10 महीने लेने हैं। तो बताओ कब से लेके कब तक 10 महीने लेंगे? 31 मार्च 2024 को अगर आप रिटायर हो रहे हो तो आपको लेने हैं 1 मई। हाँ, 1 मई से लेकर 1 मई 23 से लेकर 31 मार्च। बोलो हाँ या ना? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर नहीं 1 मई नहीं, 1 जून होगा, सॉरी 1 जून होगा। 1 जून से करते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 10 महीने बन गए ना, तो हमें 1 जून से लेना होगा। अब मुझे क्वेश्चन में दिया इंक्रीमेंट कितनी है। 1 अप्रैल को इंक्रीमेंट है 1,000 रुपए की। अच्छा, आपको ये बता दिया कि रिटायरमेंट पे आपकी सैलरी कितनी थी। रिटायरमेंट के टाइम पर आपकी सैलरी कितनी थी? ही रिसीव्ड लीव एनकैशमेंट इक्विवेलेंट टू 18 मंथ्स बेसिक पे। अच्छा, तो 18 मंथ्स बेसिक पे दिया नहीं है, पर आप निकाल सकते हो। कैसे? 1,26,000 डिवाइडेड बाई 18, 7,000 की बेसिक पे आ गई। बोलो हाँ या ना? और ये बात वो क्लियर कह रहे हैं कि 7,000 रुपए की में इंक्रीमेंट हुआ था 1/4/23 को। कब हुआ था इंक्रीमेंट? 1/4/23 को। अरे वो तो इससे भी पहले हुआ, मतलब 7,000 ही होगा पूरे 10 महीने। बोलो हाँ या ना? 7,000 ही होगा 10 महीने, क्योंकि इंक्रीमेंट 1/4/23 को मिली है, मतलब इससे भी पहले। बीच में होती तो मुझे प्रॉब्लम आती, बट अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लो जी, मेरा बेसिक पे तो आ गया 10 महीनों का 70,000। डीए चाहिए होगा, डीए चाहिए होगा। डीए कितना दिया हुआ है? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए है ना, और डीए में कोई चेंज नहीं लिखा हुआ, तो डीए 10 महीने का ले हो जाएगा 30,000। कमीशन मेरे ख्याल से नहीं दिया है ना, तो ये हो गया 1 लाख। 1 लाख डिवाइड बाय 10, तो हर महीने का हो गया 10,000। तो भाई मेरा सेकंड लिमिट हो गई 10,000 इंटू 10, ये हो गया 1 लाख। थर्ड लिमिट एवरेज सैलरी इंटू लीव्स अनअवेल्ड। लीव्स अनअवेल्ड से मल्टीप्लाई कर दो। अब लीव्स अनअवेल्ड निकालने होंगे, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। आप कहो मेहनत ना करनी पड़े, बिना मेहनत करे सीएमए बन जाए, तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आपको सबसे पहले लीव्स अलाउड निकालनी होंगी एज पर कंपनी रूल्स। अलाउड आपको दिए क्या? एक साल में कितनी छुट्टी अलाउ कर रहा है? 1.5 महीना। एक साल में 1.5 महीना। और आपने काम कितना टाइम किया है? काम कितना टाइम किया है आपने? करा है, टाइम पीरियड लिखा होगा। अच्छा, जॉब का एक्सपीरियंस नहीं दिया हुआ कितना टाइम आपने काम किया है, बट उन्होंने ये बता दिया कि आपको 18 महीने का। अच्छा, देखो कैसे कैसे टेढ़ा मेढ़ा दिया है। ठीक है, अब यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। माइनस लीव्स अवेल्ड। बच्चों मैं आपको बता दूं, इनमें से कुछ क्वेश्चन तो मैं भी पहली बार देख रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लीव्स अनअवेल्ड, मुझे क्वेश्चन में 18 महीने की लीव्स अनअवेल्ड दी है। ठीक है, ये रहा 18 महीने, डाल दो। लाइन टू द क्रेडिट का मतलब अनअवेल्ड है। 12 महीने की अवेल्ड है। लो जी, 12 महीने की अवेल्ड आ गई, तो क्या अलाउड नहीं आ सकती? ये भी आ गई 30 महीने। हाँ या ना? हाँ या ना? अब आपको पता है कि ये एक साल में 1.5 महीना था। एक साल में 1.5 महीना अलाउ कर रहे थे हम, एक 1.5 महीना। तो बताओ ये 30 महीने कैसे बना होगा? बताओ 30 महीने कैसे बना होगा, कोई बताएगा? एक साल में 1.5 महीना अलाउ हो रहा था, तो उसको 20 साल, 20 साल का काम किया होगा। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? देखो कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है। 1 ईयर में आपको पता है कंप्लीट ईयर में 1.5 महीने की छुट्टी दी जा रही थी, हमें अलाउड निकालना था, हमें इनफैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स निकालने थे। दिया नहीं है क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स, देखो दिया नहीं दिया। अब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, एक साल में 1.5 महीना है, तो मुझे बताओ ये आपको दे दिया कि 30 महीना अलाउड है, तो ये कितना होगा? कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा? 30 महीने हैं डिवाइडेड बाई 1.5 महीना। बोलो हाँ या ना? 1.5। तो क्या मैं निकाल पाऊंगा कितने साल?
यस, कितने साल? 20 ईयर्स। तो बेसिकली 20 ईयर्स में 30 मंथ्स आपको छुट्टियां मिली है। बोलो हाँ या ना। 30 मंथ्स की छुट्टियां अलाउ की गई थी। तो 20 ईयर्स में यहाँ पे कितना बनेगा? इनकम टैक्स रूल्स में तो 20 मंथ्स ही रहेगा, ये 12 महीने ही रहेगा, है कि नहीं? तो ये क्या आ गया? 8 महीने आ गया हमारा लीव्स अनअवेल्ड। बोलो हाँ या ना। इंटू 8 महीने, तो ये हो गया 80,000। और लास्ट लिमिट क्या है? 25 लाख, जो कि है फिक्स। तो बच्चों यहां पर एग्जेम्पशन हो जाएगी 80,000 की। तो मेरा आंसर क्या बनेगा टैक्सेबल? बताओ, मेरा टैक्सेबल लीव सैलरी क्या बनेगा? टैक्सेबल बनेगा 1,26,000 माइनस 80,000, ये आना चाहिए 46,000। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या लिखा है, चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 46,000 बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्ट, मजा आ गया भाई, है कि नहीं? मजेदार क्वेश्चन है ना? अगर आपसे लिमिट्स वगैरह हो जाए तो आपको ये लल्लू पंचू क्वेश्चन लगेंगे। बोलो हाँ या ना। इलस्ट्रेशन नंबर मैं 7 पे आ गया हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ गया हूं, और वो है पेंशन के ऊपर। मिस्टर अमित हैज रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब। बच्चों ठीक है, 1 अप्रैल को आपको पेंशन मिल रही है 3,000 रुपए महीना, ये हो गई अनकम्यूटेड पेंशन। ऑन 1 August 2023 he got 80% of the pension commuted and received 1,20,000 compute taxable pension if he is a government employee। लो जी, आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो क्या होगा? बच्चों गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो अनकमिटेड पेंशन होती है, कौन सी वाली? अनकमिटेड, ये फुली टैक्सेबल होती है। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल सर, अनकमिटेड पेंशन। अब आप रिटायर हो रहे हो 1 अप्रैल 23 को, नहीं 31, मतलब पिछले साल ही हो गए थे। 1 अप्रैल से पेंशन मिलनी स्टार्ट हुई, कितने टाइम मिली होगी? 3,000। देखो 1 अप्रैल में आपको 3,000 मिली होगी, अप्रैल मंथ 3,000, मई 3,000, जून 3,000, जुलाई 3,000, अगस्त में 80% पेंशन कम्यूट करवा ली। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ, अप्रैल मई जून और जुलाई, और उसके बाद 1 अगस्त से 80% पेंशन कम्यूट करा लिया। तो कितना मिलेगा आगे? 3,000 का 80% तो कम्यूट करा लिया, मतलब लमसम ले लिया, तो कितना मिलेगा? 20%। कितने और महीने मिलेगा? अगस्त, सितंबर, पूरे आगे के महीने जितने रह गए, कितने रह गए? और रह गए 8 महीने। तो बताओ ये कितना आ गया? ये आ गया 12,000 प्लस 3,000 का 20%, 600 इंटू 8 महीने, ये आएगा 4,800। तो भाई अनकमिटेड पेंशन हो गई 16,800, और ये रहेगा फुली टैक्सेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। और खास बात ये है कि अगर इनको कम्यूटेड पेंशन मिल रही है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होगी। क्या होगी? फुली एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुली एग्जेम्प्ट होती है। डन। ये तो हो गया केस नंबर ए। फिर मैं बात कर रहा हूं केस नंबर बी की, जो बात कर रहा है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। किसकी? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके बच्चों, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी, एंड नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी, ग्रेचुटी नहीं मिल रही। बताओ, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेचुटी नहीं मिल रही, देखो अनकम्यूटेड पेंशन का तो आंसर सेम होगा। अनकम्यूटेड पेंशन का आंसर तो सेम होगा जो मैंने ऊपर फाइंड आउट कर दिया, और वो है 16,800। हाँ 16,800 रुपए फुली टैक्सेबल। बोलो यस और नो। अब बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन की। कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट बता दो कितना है? कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट है 1,20,000, और इसमें से माइनस करेंगे एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट निकालने के लिए, क्योंकि ग्रेचुटी नहीं मिली, तो 1/3 ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज नहीं, हाफ ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज एग्जेम्प्ट। हाफ ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज एग्जेम्प्ट। अब ये टोटल कम्यूटेबल पेंशन कैसे निकाले? क्वेश्चन में लिखा है 80% पेंशन कम्यूट करा ली और आपको 1,20,000 मिले। 80% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 1,20,000। तो क्या हम लोग टोटल निकाल सकते हैं? हाँ कैसे? 120 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो हाँ या ना। तो ये कितना हो गया? 120 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 1,50,000 रुपए। तो 1,50,000 रुपए का हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ 1,50,000, बताओ कितना आया? 75,000, है ना? इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल कितना आएगा? 45,000। बोलो यस और नो। 45,000। तो मेरा आंसर अनकम्यूटेड पेंशन है 16,800, और कम्यूटेड पेंशन का होना चाहिए 45,000। मैंने अभी आंसर नहीं देखे, बट मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा ही होगा। केस नंबर सी। इसके बाद
नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और वो कह रहे हैं कि अगर मान लो ग्रेचुटी मिल रही होती एंड रिसीविंग ग्रेचुटी, एंड रिसीविंग ग्रेचुटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रेचुटी एक्ट में आप हो या नहीं, पेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, पेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अनकम्यूटेड पेंशन तो फुली टैक्सेबल होगी इसमें भी, कितनी, 16,800। फिर कम्यूटेड पेंशन की बात करें तो कम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं। कम्यूटेड पेंशन में आपको पैसा कितना मिल रहा है, जल्दी जल्दी बता दो। कम्यूटेड पेंशन में मिल रहा है 1,20,000, हाँ या ना। अब इसमें से एग्जेम्पशन निकालनी है हमें, और इसमें से एग्जेम्पशन निकालने के लिए क्योंकि ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ द टोटल कमिटेबल पेंशन, और टोटल कमिटेबल पेंशन आपने निकाली हुई है 1,50,000, तो उसका 1/3 कर दो, तो 150 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 50,000, 50,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो बता दो टैक्सेबल कितना हो गया, 70,000। ये आ गया मेरा आंसर। अब चेक कर लेते हैं आंसर। लो जी, 16,800 हमारा परफेक्ट है, पहले पार्ट का आंसर बिल्कुल ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर बताओ, इन्होंने ऐड करके लिखा है शायद 16,800 प्लस 45,000, 61,800, ये भी परफेक्ट है, आगे आ जाओ। इसके बाद है ऐड करके निकाल दो 86,800, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। डन। इस तरीके से हमारा ये भी केस हो जाता है। डन। अब आ जाते हैं आगे। नाउ हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन 8 में एक्स एक रेजिडेंट ऑफ अजमेर है, रिसीव 48,000 एज बेसिक सैलरी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24। तो एचआरए टॉपिक का है, तुच्चा टॉपिक है। इन एडिशन ही गेट्स 4800 एज बेसिक सैलरी आपको दी हुई है 48,000, 4800 आपको दिए, पूरे सब कुछ साल का दिया हुआ है ना। और बस आपको एचआरए दिया 6,000 रुपये, तो ठीक है, एचआरए दिया है 6,000 रुपये, तो वो तो हो गया कितना रिसीव हुआ। तो एक्चुअल एचआरए रिसीव 3 लिमिट्स होती है, एक्चुअल एचआरए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और लास्ट है 50% ऑफ सैलरी। अगर मेट्रो सिटी है, मैं अजमेर है, तो 40% ऑफ सैलरी। तो एक्चुअल एचआरए रिसीव है 6,000, है ना, तो ये पूरे साल का 6,000 रुपये। सेकेंड लिमिट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब रेंट पेड कितना है, 5,800 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में हमें क्या क्या लेना होगा, बेसिक, बेसिक पे कितना दिया हुआ है, बेसिक पे आपको दिया है 48,000 पूरे साल का। इसके बाद चाहिए होगा डीए, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, और वो दिया है आपको 4800। इसके बाद दिया है कमीशन, जो कि है 7% ऑन सेल्स, सेल्स है 86,000, 86,000 का 7% कमीशन विच इज 6020। फाइव एट 820, ये आ गई मेरी सैलरी। इसका कर देंगे 10%, 5,882। बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव होता है तो निल हो जाता है, और निल हो गया तो एग्जेम्पशन हो गई। तो 40% लास्ट वाली लिमिट है 40% ऑफ 5,882। वैसे फर्क पड़ता नहीं है, जो मर्जी कर लो, क्योंकि सेकेंड लिमिट निल आ चुकी है। हमारा आंसर आ चुका है वैसे 23,528, विच एवर इज लेस निल। ये हमारा हो गया एग्जेम्प्ट। मुझे बता दो टैक्सेबल कितना होगा, बता दो टैक्सेबल कितना होगा। 6,000 मिला है, जिसमें से एग्जेम्प्ट हो गया निल, तो टैक्सेबल होगा पूरे का पूरा अमाउंट, हाँ या ना। डन। ये हमारा हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 9, एचआरए में इलस्ट्रेशन नंबर 9, आ जाओ। कंप्यूट टैक्सेबल एचआरए ऑफ मिस्टर अभिजीत ऑप्ट फॉर ओल्ड regime। बताओ, बेसिक पे दिया है, डीए दिया है, एचआरए दिया है, रेंट दिया है। दिस इज इंक्रीमेंट ऑफ बेसिक पे बाय 1,000। एम्प्लॉय hired a new flat in Kolkata at the same rent as he was posted to Kolkata। आपकी सैलरी बीच में इंक्रीमेंट हुई है 1 जुलाई को, ओके। एम्प्लॉय हायर्ड अ न्यू फ्लैट इन कोलकाता एज ऑन सेम रेंट, सैलरी बीच में चेंज हुई है। आपको पता है इसमें चेंज ऑफ फैक्टर का एक केस होता है एचआरए में। जब भी ड्यूरिंग द ईयर कुछ चेंजेस आते हैं तो हमें अपनी कैलकुलेशन के हिस्से करने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन में हिस्से करेंगे 1/4/23 से लेकर 31 मार्च 24। मुझे बता दो कब से लेकर कब। 1 जुलाई को एक तो इंक्रीमेंट आई, क्या इंक्रीमेंट आई, बेसिक सैलरी 1,000 से बढ़ गई, हाँ या ना। बेसिक सैलरी 1,000 से बढ़ गई, तो बताओ बेसिक पे यहां पर कितनी थी, बेसिक पे यहां पर थी 5,000, यहां तक 5,000।
फिर इसके बाद यहां से बेसिक पे क्या हो गई, चेंज हो गई, कितने रुपए से बढ़ गई 1000, तो यहां से बेसिक पे हो गई है 6000। डन डन। इसके बाद 1 अक्टूबर को सेम रेंट पे फ्लैट की जगह चेंज कर दी है 1 अक्टूबर को, तो भाई जगह चेंज हो गई है तो ये भी एक चेंज ऑफ फैक्टर है। रेंट सेम है बट यहां से यहां तक आप पहले रहते थे कहां पर, पुणे में, और यहां से यहां पर आ गए आप कोलकाता में, मेट्रो सिटी। पहले मेट्रो सिटी नहीं था, अब मेट्रो सिटी हो गया, ठीक है। अच्छा, लास्ट है एम्प्लॉय परचेज ओन फ्लैट एंड रेजिडेंट देयर। आगे 1 जनवरी से उसने अपना खुद का फ्लैट ले लिया, 1 जनवरी से। बच्चों जब 1 जनवरी से फ्लैट खुद का ले लिया तो रेंट ही नहीं होगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या है कि रेंट के केस में यहां से लेकर यहां तक तो रेंट जो है वो क्या होगा, कुछ है रेंट, रेंट कितना दिया हुआ है 4000, बट इसके बाद यहां से यहां तक रेंट क्या हो गया 0। तो आपको चेंजेस दिख रहे हैं, चेंज नंबर 1, चेंज नंबर 2, चेंज नंबर 3, चेंज नंबर 4, आपको 4 चेंजेस करने। तो आप इसको क्या करोगे, अपनी वर्किंग को 4 हिस्सों में बांटोगे। ओके, एक बनेगा 1/4/2023 से लेकर 1 जुलाई 23 तक, एक बनेगा 1 जुलाई 23 से लेकर 1 अक्टूबर 23 तक, एक बनेगा 1 अक्टूबर 23 से लेकर 1 जनवरी 24 तक, फिर बनेगा 1 जनवरी 24 से लेकर 31 मार्च 24 तक। तो ये बने 3 महीने, ये भी बने 3 महीने, ये भी बने 3 महीने, ये भी बने 3 महीने। सारी कैलकुलेशन के इतने हिस्से कर देने। एक्चुअल एचआरए रिसीव, अब एचआरए 4000 रुपए मिला, क्या एचआरए में कोई चेंजेस आए पूरे साल भर में? नहीं। तो एचआरए कितना था 4000 रुपए ना, 4000 इंटू 3 12 12 12 12। सेकेंड लिमिट बताओ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब रेंट पेड कितना है, 4000 रुपए था, यहां पर 4000 रुपए था, चेक करो, हाँ यहां पर 4000, तो 4000 इंटू 3 12000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी हमें निकालनी पड़ेगी, बेसिक चाहिए हमें, बताओ यस और नो? हाँ बेसिक चाहिए हमें। बेसिक कितना है 5000 रुपए था, तो 3 महीने का 5000 के हिसाब से आ गया 15000। यहां पर 1 जुलाई में कोई इंक्रीमेंट तो नहीं हुई बेसिक पे में, हुई है, कितनी हो गई है 6000, तो 6000 इंटू 3 18000, यहां पर भी 18000, यहां पर भी 18000। इसके बाद हमें ऐड करना होता है डीए का फॉर्मिंग पार्ट, और डीए दिया हुआ है 2000 रुपए, हम मान के चलेंगे फॉर्मिंग पार्ट है, तो 2000 इंटू 3 6000, 2000 इंटू 3 6000, 2000 इंटू 3 6000, और 2000 इंटू 3 6000। इसके अलावा कमीशन तो इसमें है ही नहीं, तो लो जी हमारी सैलरी तो आ गई है, ये हो गया 21,000, ये आ गया 24,000, ये आ गया 24,000, और ये आ गया 24,000। और इधर हम क्या करने वाले हैं, 10% ऑफ सैलरी, तो 2100 माइनस करने वाले हैं, तो ये आएगा 9900। सेकेंड लिमिट यहां पर बताओ, रेंट पेड, क्या 1 जुलाई में कोई रेंट में चेंजेस आए? 1 जुलाई को रेंट में तो कोई चेंज नहीं था, तो रेंट तो वही है, तो फिर 4000, 4000 इंटू 3 12000 माइनस 12000 माइनस 2400 10%, तो ये हो गया 9600। यहां पे बताओ सेकंड लिमिट, यहां पर क्या 1 अक्टूबर को रेंट चेंज हुआ? नहीं, कोलकाता आ गए हम, बट फिर भी रेंट तो सेम ही था, तो 4000 इंटू 3 12000 माइनस 2400 का 10% 2400, तो 24000 का 10% 2400, तो ये आएगा 9600। यहां पे बताओ क्या होगा, यहां पर क्या रहेगा, अगेन 12000 रेंट पेड। अच्छा रेंट पेड यहां पर तो था ही नहीं ना, रेंट ही 0 हो गया था, सॉरी रेंट ही 0 हो गया, तो बता दो यहां पर तो रेंट ही क्या हो गया 0, तो ये सेकंड लिमिट को क्या मैं नील कर दूं? हाँ नील ही कर दो, एक ही बात है। अब थर्ड लिमिट यहां पर आप निकालो ना निकालो क्या ही फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली सेकंड लिमिट ही आपका उस वाले केस में आंसर होगा, तो यहां पर तो विच एवर इज लेस नील। थर्ड वाला यहां पर बता दो, क्या आप कोलकाता में हो? हाँ तो कोलकाता है तो फिर नहीं, पहले आप कहां थे? पहले आप पुणे में थे, पुणे में थे, तो 21000 का 40%, बताओ कितना आया 21000 का 40%, 8400। यहां पे बताओ कितना आया 24000 का 40%, 24000 का 40%, ये आया 9600। अगला वाले बताओ, अब यहां पर जो थर्ड लिमिट, यहां पर आप थर्ड लिमिट जो लिखोगे, क्योंकि यहां पर आप कोलकाता शिफ्ट हो गए, कोलकाता हो गए, तो 24000 का क्या होगा
50%, 50% ऑफ 24,000 जो कि आएंगे 12,000 रुपए। और यहां पर आप कुछ भी लिखो ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आ गए हमारे तीनों लिमिट्स। विच एवर इज लेस, यहां पे तो आया 8400, विच एवर इज लेस कोई भी मार्क कर दो, 9600 ही है। यहां पे विच एवर इज लेस 9600, सारे लेस को टोटल कर दो, 8400 9600 9600 है ना, और नील, तो टोटल हो गया एग्जेम्पशन, टोटल एग्जेम्प्ट एचआरए कितना आ गया 27,600। अब बता दो, ये माइनस कर दो एचआरए रिसीव में से, तो क्या मैं टैक्सेबल एचआरए पे आ जाऊंगा। टैक्सेबल एचआरए कितना होगा बता दो, टैक्सेबल एचआरए होगा जितना एचआरए मिला है माइनस कर दो एग्जेम्प्ट, कितना एचआरए मिला है 4,000, सो 4,000 इंटू 12 है 48,000, माइनस एग्जेम्प्ट हमने निकाल लिया है 27,600, तो टैक्सेबल कितना आया 48 माइनस 27,600, 20,400। डन, मेरा आंसर तो डन है। मैं एक बार इनका चेक कर लेता हूं, परफेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। गलती तो हम लोग करते ही नहीं ना, हम गलती करते ही कहां है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाओ। मिस्टर लालू सिंह, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन होने चाहिए, है कि नहीं, ये मजेदार था। इलस्ट्रेशन नंबर 10, लालू सिंह रिसीव एजुकेशन अलाउंस 80 रुपए पर मंथ फॉर वन चाइल्ड, 90 पर मंथ फॉर सेकंड चाइल्ड और 120 पर मंथ फॉर थर्ड चाइल्ड। उसको हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है 1,000 रुपए पर मंथ, नन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर स्टडिंग, फाइंड टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। अच्छा तो बताओ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में तीनों बच्चों का अलग अलग मिल रहा है ना, तो सबका अलग अलग एग्जेम्पशन निकालेंगे। फर्स्ट चाइल्ड कितना मिल रहा है 80। अब देखो यहां पर आपको 80 मिल रहा है, मैं एग्जेम्पशन इसमें से नहीं, मेरे को दो ही बच्चों की एग्जेम्पशन मिलती है, तो मैं 80 की एग्जेम्पशन नहीं लेना चाहूंगा, मैं 90 और 120 में से लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को 100 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है, मैं ज्यादा लेना चाहूंगा। यहां पर 80 की मिलेगी तो मेरे को मेरे 10 रुपए उनका नुकसान होगा, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा एग्जेम्पशन लूंगा। तो यहां पर 80 इंटू 12, ये मैं अपने आप को टैक्सेबल करवा लूंगा, मैं कहूंगा कोई बात नहीं, 80 इंटू 12 कितना हो गया 960 रुपए। सेकेंड चाइल्ड में मैं एग्जेम्पशन क्लेम कर लूंगा पूरा, क्योंकि 100 रुपए तक की एग्जेम्पशन है ना, तो 90 माइनस 90 पूरा एग्जेम्पशन हो गया, तो कोई मुझे टैक्सेबल नहीं होगा। थर्ड चाइल्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड चाइल्ड में कितना है 120, तो 120 में से 100 हटा दो, यानी 20 रुपए इंटू 12, ये हो गया 240, तो ये भी हो गया। अब हॉस्टल एक्सपेंडिचर में 1,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है, अब ये मान के चलेंगे कि तीनों बच्चों का एक साथ ही मिल रहा होगा, तो बताओ हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस रिसीव्ड 1,000 इंटू 12 कितना हो गया 12,000। आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी बता दो, आपको मिलती है दो ही बच्चों के लिए 300 इंटू 12 इंटू 2 7,200, ये एग्जेम्प्ट हो गया, कितना टैक्सेबल हो जाएगा 4,800। बस, तो आंसर होना चाहिए 9,600 सॉरी 960 प्लस 240 प्लस 4,800, 6,000 रुपए। डन, समझ में आया कि नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 डन। आगे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 11, मिस्टर एंड मिसेज एक्स हैव 3 चिल्ड्रन, 2 ऑफ देम आर नॉट स्टडीइंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोथ मिस्टर एंड मिसेज एक्स आर वर्किंग इन ए लिमिटेड, गेटिंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 500 पर मंथ, हॉस्टल 1,000 पर मंथ। आपको बताना है टैक्सेबल क्या होगा। लो जी, मैं यहीं पे कर देता हूँ इलस्ट्रेशन 11। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा है 500 रुपये महीना ना, तो दो बच्चे हैं, हाँ दो बच्चे हैं, नहीं 3 चिल्ड्रन, 2 ऑफ देम आर नॉट स्टडीइंग, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 बच्चे हैं ना, तो तीनों बच्चों के लिए मिल रहा होगा ना। और यहाँ पे ये कहाँ लिखा है पर चाइल्ड मिल रहा है, पर चाइल्ड तो लिखा ही नहीं हुआ, तो हम मान के चलेंगे तीनों का एक साथ मिल रहा होगा। तो 500 इंटू 12, बस, तो कितना मिल रहा है 6,000। बट आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो मिलेगी 100 इंटू 12 इंटू 2, यानी 2,400, तो कितना टैक्सेबल हो गया 3,600 टैक्सेबल हो गया। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में बताओ, वहां पर कितना मिल रहा है, वहां पर मिल रहा है 1,000 पर मंथ, तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज 12,000। इसमें से भी एग्जेम्पशन निकाल दो, 300 इंटू 12 इंटू 2, तो ये हो गया 7,200, ये एग्जेम्प्ट हो गया, तो कितना टैक्सेबल हो गया 4,800। डन, ये दोनों डन हो गए, ये भी डन, ये भी डन। समझ में आया कि नहीं। अरे हमारा आंसर में तो फर्क आ रहा है, नहीं अच्छा टोटल होगा ये 3,600 प्लस 4,800, 8,400 कर, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई। ओके, अगले हम इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं।
अगला इलस्ट्रेशन नंबर है 12 और इसमें है ढेरों अलाउंसेस और आपको निकालनी है ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। तो आओ स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर है 12। मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे दिया है बेसिक पे। बेसिक पे दिया है 5,000 रुपये महीना, तो 5,000 रुपये महीना है ना, इंटू 12, ये आ गया 60,000। फिर आएगा इसके अंदर डीए। डीए कितना दिया है, 2,000 रुपये महीना, तो 2,000 इंटू 12 कितना हो गया, 24,000। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना फॉर्मिंग है कितना नहीं। इसके बाद आ जाओ एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस में अगर हम देखें तो कितना मिल रहा है, 1,000। एक बेटा 3 बेटियां, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 4 बच्चे हैं ना, आपको 1,000 रुपये मिल रहा है पर मंथ, इंटू 12 कितने मिल रहे हैं, 12,000। आपको एग्जेम्पशन सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए मिल सकती है, वो है 100 इंटू 12 इंटू 2, यानी 2,400। यहां आ गई 9,600। अगर ओल्ड रिजीम है तो ऐसा करना है, नया रिजीम होता तो ये पूरा टैक्सेबल होता, एग्जेम्पशन है ही नहीं। एजुकेशन अलाउंस के बाद आता है हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस में 2,000 इंटू 12 24,000। बट आपको तो पता है कि, अच्छा उसमें लिखा है कोई भी बेटे, इसको फर्क नहीं पड़ता, एग्जामेशन फिर भी मिल जाएगी। 300 इंटू 12 इंटू 2 कितना, 7,200। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 24,000 माइनस 7,200, 16,800। इसके बाद आ जाओ मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, याद है मैं बताता हूं कि अगर कोई अलाउंस किसी भी कैटेगरी में नहीं है तो वो फुली टैक्सेबल। तो मेडिकल अलाउंस किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। 1,000 इंटू 12 फुली टैक्सेबल, 12,000 अलाउंस है, परक्विजिट नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद आ गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैटेगरी 2 में आता है, बट ये सिर्फ हैंडीकैप लोगों को एग्जेम्पशन मिलती है, अदरवाइज इट इज फुली टैक्सेबल। और क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि ये हैंडीकैप्ड है। तो 1,800 इंटू 12 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो 1,800 इंटू 12 कितना हो गया, 21,600 रुपए। डन। इसके बाद आ जाओ सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस भी किसी कैटेगरी में नहीं आता, तो क्या करना होगा, फुली टैक्सेबल। कितना है, 1,000 इंटू 12 12,000। आगे आ जाओ, सिटी कॉम्पेंसेटरी भी किसी कैटेगरी में नहीं आता, तो क्या कर देंगे, फुली टैक्सेबल। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया, 24,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट 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 ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा, 1,000 इंटू 12। हाँ डिडक्शन मिलती है बट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है, तो यहां पर तो फुली टैक्सेबल। आगे असिस्टेंट अलाउंस। असिस्टेंट इज हेल्पर बेसिकली, और यहां पर आपको गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देता है जितना आपका खर्चा होता है उतने के हिसाब से। और खर्चा यहां पर लिखा है 2,000 रुपए का खर्चा है, तो आपको मिला कितना है, 3,000 इंटू 12 यानी 36,000। और आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, जितना आपका खर्चा हो गया। खर्चा कितना हो गया, 2,000, तो 2,000 इंटू 12 यानी 24,000 एग्जेम्प्ट, 12,000 रुपए इसका टैक्सेबल होना चाहिए। आगे आ जाओ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, अब देखो ये अलाउंस में भी आपको, ये वैसे अलाउंस हम लोग पढ़ते हैं ना उसके अंदर क्या कहते हैं, अकेडमिक, अकेडमिक और रिसर्च, रिसर्च अलाउंस, ये वही है अकेडमिक। क्योंकि अकेडमिक में मैं बताता था एजुकेशन, तो प्रोफेशनल सर्विसेज वाला लग रहा है, तो ये वो एजुकेशन का ही है कि उसको प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए जो कंपनी पैसा खर्च कर रही है, तो वो अमाउंट इसमें डाला गया है। तो बताओ इसमें भी एग्जाम्पशन मिलती है, कैटेगरी 1 में आ जाता है फिर। और 2,000 इंटू 12 कितना हो गया, 24,000। और आपका खर्चा कितना है, 8,000 इंटू 12, भाई साहब सारा ही खर्चा हो जाता है, तो सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट कर दो पूरा का पूरा, क्या हो जाएगा, निल टैक्सेबल। समझ गया ना, ये एकेडमिक रिसर्च वाला अलाउंस डाला है। बोनस, बोनस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फुली टैक्सेबल। कितना है, 24,000 रुपए। इसके बाद है कमीशन। कमीशन ठीक है, फुली टैक्सेबल। कमीशन कितना है, 9,000 रुपए, इट इज फुली टैक्सेबल। इसके बाद आ जाओ फीस। फीस कोई फीस होगी, पता नहीं क्या फीस है, जो भी है टैक्सेबल होगी, 5,000 रुपए। दैट्स इट। तो ये मेरी टोटल सैलरी, अब मेरे को कैलकुलेट करनी है, ऐड करना है बस, आप लोग भी करो। 60,000 प्लस 24,000 प्लस 9,600 प्लस 16,800 प्लस 12,000 प्लस 21,600 प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000, और क्या रह गया,
प्लस 24,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000, 242। यस, 2,42,000 इज माई आंसर। क्या ये बात क्लियर है? ग्रॉस सैलरी। आगे आंसर ग्रॉस सैलरी। डन। इज दैट क्लियर? इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे आ गए। हाँ जी दोस्तों, तो करते हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 13। मिस सोनल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज फॉलोइंग सैलरी इनकम। तो ये डिटेल्स दी हुई है, आपको निकालनी है ग्रॉस सैलरी। करें स्टार्ट। आओ, ग्रॉस सैलरी निकालनी है। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस सोनल फॉर द assessment year 24-25। आपको दिया है बेसिक पे, बेसिक पे दिया है 2,000 पर मंथ। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 24,000। आपको दिया है डीए 3,000 पर मंथ, 36,000। आपको दिया है डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस अलग लिखा है, पे अलग लिखा है, कोई बात नहीं। 1,000, 12,000। फीस, आपकी कोई फीस दी हुई है, वो भी इसी में ही आएगी, 50,000। HRA हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला है? हाउस रेंट अलाउंस मिला है आपको 5,000 इंटू 12 यानी 60,000। आपको पता है इसमें से एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13A, और एग्जेम्पशन हम लोग यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मिनिमम ऑफ 3 लिमिट्स, पहली एक्चुअल एचआर रिसीव यानी 60,000। सेकेंड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना दिया है? 4,000 इंटू 12, 48,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या आएगा? बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, टर्नओवर, वो तो दिया नहीं, बेसिक पे और डीए आ जाएगा। अब डीए के अंदर डीएनएस अलाउंस तो आना चाहिए, ठीक है, डीएनएस अलाउंस आना चाहिए, और बेसिक पे, तो बेसिक पे ले लो। मैं यहां लिख देता हूं सैलरी क्या है, यहां लिख देता हूं सैलरी। तो सैलरी में बेसिक 24, डीए 36,000, और एक डी डीएनएस पे, ये बेसिकली डीएनएस ही होता है, ये वही है, डीएनएस अलाउंस ही है, बस जबरदस्ती कुछ बनाना होता है तो बना देते हैं, और कुछ नहीं है, वैसे कोई मतलब नहीं है इसका। 72 डीएनएस अलाउंस ही होता है। 72 का क्या करते हैं? 10%, 7200, तो ये हो गया 40,800। थर्ड लिमिट क्या होती है? 50% ऑफ सैलरी। चेक करो आप कौन से एरिया में हो। कोलकाता, तो 50% ऑफ सैलरी होगा, हाँ, 36,000। विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, तो 36,000, 36,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 24,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अगला पॉइंट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि लिखा है 3,000 पर मंथ। शी इज हैविंग 1 अडॉप्टेड चाइल्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अडॉप्टेड है तो, इंटू 12, 36। बट आपको इसमें से एग्जेम्पशन मिल जाएगी 100 इंटू 12, एक बच्चे के हिसाब से 1,200 रुपए की, तो ये आएगा 34,800। इसके बाद है चिल्ड्रन अलाउंस। ये क्या बात है, पता नहीं नींद में बनाया क्वेश्चन या क्या पर्पस है, मेरे को समझ में नहीं आया। एजुकेशन लिख रहे हैं, ऊपर से लिख रहे हैं चिल्ड्रन अलाउंस, फिर ये भाई ये फुली टैक्सेबल होना चाहिए, और क्या है, ये फुली टैक्सेबल होना चाहिए। देख लेते हैं इनका, चिल्ड्रन अलाउंस फुली टैक्सेबल होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है। वैसे कोई मतलब नहीं है, मतलब जबरदस्ती जैसे होता ना कि
जो कैटेगरी कभी जिंदगी में सुनी नहीं होगी वो तुम सीएमए के एग्जाम में उम्मीद कर सकते हो। कुछ नया ही करेंगे, कुछ ऐसा भी नया करेंगे जो कोई लॉजिकल भी नहीं है, या तो हो ना कोई लॉजिक हो। चिल्ड्रन अलाउंस का क्या मतलब है? बच्चे पैदा करने का अलाउंस। गधे गए के कंपनी सोच, सोच ही क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आया यार। तुम लोग क्या लिख रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो, कुछ नहीं पता। पता नहीं क्या आप करेंगे। सीएमए इंस्टीट्यूट बहुत बुरा हाल है। हॉस्टल अलाउंस, 2,000 रुपये महीना। अब हॉस्टल एक्सपेंडिचर ही होगा, एक बच्चे के हिसाब से यहां पर एग्जेम्पशन मिल जानी चाहिए, क्योंकि एक ही बच्चे की बात हो रही है। तो 300 रुपये इंटू 12, 3600, ये हो गया 20,400। इसके बाद है ड्रेस अलाउंस, वही यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म नीचे यूनिफॉर्म दिया है तो ड्रेस अलाउंस अलग है। तो भाई ये ड्रेस अलाउंस यूनिफॉर्म अलाउंस अलग अलग दिए हुए हैं, तो ड्रेस अलाउंस तो फिर फुली टैक्सेबल हो जाना चाहिए। हाँ फुली टैक्सेबल हो गया, ठीक है। ड्रेस अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म अलाउंस है जो आता ना हुड्डा सिटी कैटेगरी 1 में। हुड्डा सिटी कैटेगरी 1 मैं बच्चों को करवाता हूँ, ड्रेस अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। और मैंने बताया था जो अलाउंसेस किसी कैटेगरी में ना आए वो फुली टैक्सेबल हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ड्रेस अलाउंस फुली टैक्सेबल। यूनिफॉर्म अलाउंस कितना मिला है? 2000 टू 1224। इस पे से एग्जेम्पशन माइनस कर दो, 1,000 रुपये पर मंथ, 12,000। तो 12,000 रुपये टैक्सेबल होगा। इसके अलावा आ गया टिफिन अलाउंस। टिफिन अलाउंस यानी लंच अलाउंस, इसकी कोई एग्जेम्पशन नहीं होती है, फुली टैक्सेबल 12,000। इसके बाद है एजुकेशन अलाउंस फॉर हर ओन एजुकेशन। ऐसा कोई अलाउंस ही नहीं है, अगर ऐसा दिया जा रहा है तो फुली टैक्सेबल होना चाहिए, अपने लिए थोड़ी ना होता है। 2,000 इंटू 12। अच्छा, अब ये एकेडमिक हो सकता है, बट इनको फिर एकेडमिक लिखना चाहिए था, क्योंकि एकेडमिक में है। हुड्डा सिटी की कैटेगरी 1 में एकेडमिक में आता है, ये एकेडमिक ही लग रहा है। हाँ ये एकेडमिक है। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा होगा एकेडमिक अलाउंस, आपको याद होगा ये एकेडमिक अलाउंस। अपनी एजुकेशन एकेडमिक में आती है, और वो हुड्डा सिटी कैटेगरी 1 में आता है जिसमें एग्जेम्पशन मिलती है। तो कैटेगरी 1 एजुकेशन अलाउंस 24,000 मिल रहा है। इसमें से एग्जेम्पशन ले लो, जितना खर्चा हुआ, खर्चा हुआ 1500, 1500 इंटू 12, 18,000। तो 6,000 रुपये टैक्सेबल हो गया। ये आ गई मेरी ग्रॉस सैलरी। बस अब टोटल करना है, 1 मिनट टोटल कर लेते हैं। 24,000, 36,000, 12,000, 50,000, 24,000, 34,800, 12,000, 20,400, 60,000, 12,000, 12,000 और 6,000, 3,03,200। यस, 3,03,200। डन एवरीवन। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 13। बच्चों अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन 14। इन द अबव इलस्ट्रेशन हाउ शैल योर आंसर डिफर इफ मिस सोनल सोनल इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया। देखो क्वेश्चन में लिखा है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई को अगर अलाउंस बाहर के लिए मिल रहा है तो क्या होगा बताओ? गवर्नमेंट एम्प्लॉई पोस्टेड अब्रॉड, आपको याद है अलाउंसेस मिलते हैं, तो ये फुली एग्जेम्प्ट होता है। हाँ फुली एग्जेम्प्ट। तो कह रहा है अगर ये बाहर की इंप्लॉई होती है और उसको बाहर के लिए रेंट मिल रहा होता, एचआरए मिल रहा होता, तो क्या ये टैक्सेबल होता? ये टैक्सेबल ही नहीं होता, एग्जेम्प्ट। तो फिर सारे अलाउंसेस एग्जेम्प्ट हो जाते, और इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु हैज बीन पोस्टेड अब्रॉड सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे और उसको फीस टैक्सेबल होती, तो उसका आंसर होता 74,000। लिख लो इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14, सिर्फ बेसिक पे टैक्सेबल होगा इसमें, और बेसिक पे के अलावा
बेसिक पे कितना है, 2000 इंटू 12, 24,000। और आपको फीस टैक्सेबल हो जाएगी प्लस फीस, बस 50,000। सारे अलाउंसेस एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, तो 74,000 आएगी सैलरी उस सिचुएशन में। क्या ये बात क्लियर है? यस। अब कुछ क्वेश्चंस परपोजिट से रिलेटेड आ जाते हैं, तो इलस्ट्रेशन नंबर 15। मिस्टर चौहान हैज फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर, ये आपको दिया हुआ है, और लिखा है ही हैज बीन प्रोवाइडेड रेंट फ्री अकोमोडेशन इन मुंबई, 60% of DA only form part of retirement benefits. Compute taxable value of accommodation in the hands of Mr. Chauhan in the following cases. Employer owns such accommodation, या फिर दूसरा employer hires such accommodation at a monthly rent of 900। मैं पहले आपको देख लूँ के बता दूं कि इन्होंने ओल्ड वाले तरीके से किया, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है। आपको पता है इसमें एक अमेंडमेंट भी है, मैं अमेंडेड आंसर ही दूंगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 15। आंसर को हम बाद में देख लेंगे। मुझे बताओ, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? आपको निकालने के लिए बोल रहा है कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। सो पहला पार्ट, वैल्यू ऑफ RFA यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये फाइंड आउट करना है। और इसके अंदर इंप्लॉयर ओन सच अकोमोडेशन, अगर इंप्लॉयर ने अकोमोडेशन खरीद कर इंप्लॉय को दिया, अकोमोडेशन है मुंबई में। बच्चों आपको याद होगा इसमें एक अमेंडमेंट आ चुकी है। अभी ये रेट ऑफ जो परसेंटेज हम लेते हैं ओन्ड वाले केस में 5%, 7.5% और 10% ऑफ सैलरी लेते हैं, तो यहां पर 10% ऑफ सैलरी लेंगे। बोलो, क्योंकि ये मुंबई सिटी है ना, तो 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी का 10% में सैलरी क्या होगी? सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक पे, बेसिक पे कितना है? 60,000। और क्या आता है? DA ऑल टाइप्स आता है, DA भी आएगा, DA ऑल टाइप्स आता है 3,000 इंटू 12, 36। और क्या आएगा? एंटरटेनमेंट अलाउंस आएगा कि नहीं आएगा? फुली टैक्सेबल 12,000। और क्या आएगा? एजुकेशन अलाउंस आएगा। इसमें 500 है पर मंथ, ही हैज 3 चिल्ड्रन, तो 2 बच्चों के हिसाब से एग्जाम्पशन मिल जाएगी। मिल रहा है 500 पर मंथ इंटू 12, 6,000। माइनस कर देंगे इसमें से 2,400, तो 3,600 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा एजुकेशन अलाउंस में। फीस 5,000 रुपए, यह ऐड कर दो। इसके बाद DA डाल दिया, बोनस, बोनस भी आएगा, कितना है? 10,000। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, ना ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये परक्विजिट है, ये नहीं आएगा। बाकी ये आ गया। अब इसको प्लस कर देते हैं, 60 प्लस 36 प्लस 12,000 प्लस 3,600 प्लस 15,000, ये आ रहा है 126,600। और इसी काम में क्या करना है? 10%। ये हमारी अनफर्निश्ड, फर्नीचर तो दिया ही नहीं हुआ, तो यही मेरा आंसर होगा। अच्छा, DA का फॉर्मिंग पार्ट लिखा भी हुआ है, ओहो हो, मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, शायद आप लोगों ने भी वो मिस्टेक कर दी है, नहीं करी तो बहुत ही बढ़िया है। DA का ना फॉर्मिंग पार्ट 60% है, ये यहां गलती होगी, यहां में 60% लेना था, सॉरी बच्चों, यहां में 60% लेना था। बेसिक पे DA फॉर्मिंग पार्ट कमीशन ऑल टाइप्स, तो DA फॉर्मिंग पार्ट लेना था, DA 36,000 था, इसका 60% 21,600, मेरे को मिटाना ही पड़ेगा, 21,600 आना चाहिए इसका। इसके अलावा ये जो सैलरी है वो भी चेंज हो जाएगी फिर, 60,000, 21,600, 12,000, 3,600, 15,000, ये आ रहा है 1,12,200।
यहां आ जाएगा 1,12,200, उसका 10% ये आ जाएगा 11,220, 11,220 रुपए। चेक कर लेते हैं। यस, पहले पार्ट का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में लिखा है अगर ये कॉम्बिनेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर होता, हायर्ड बाय तो 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस, तो वैल्यू ऑफ RFA क्या होगा, 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस। है ना। अब बताओ 10% ऑफ सैलरी में क्या क्या आएगा। सैलरी का 10% तो यही आएगा 11,220, उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल हायर चार्जेस के साथ, और एक्चुअल हायर चार्जेस आपको दिए हुए हैं। हायर चार्जेस 900 इंटू 12, 10,800, विच एवर इज लेस, तो आंसर इज 10,800। तो सेकेंड पार्ट का आंसर है 10,800। ठीक है जी, ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन 16, if in the above illustration how shall the answer differ if the property situated in city where population is only 2460। तो अगर पॉपुलेशन 24,60,000 है तो आपको याद है इस केस में क्या होता है, बताओ इस केस में क्या होगा। अगर 24,60,000 की पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन 25 तक का है, 10 से 25 के बीच है या 10 से कम है। ये तो पहले वाला था ना, ये तो चेंज हो गया। अभी जो हमने पढ़ना है वो क्या है कि 40 लाख की तो पॉपुलेशन अगर है, 40 लाख तक की पॉपुलेशन है 15 से 40 के बीच, तो हमें करना है 7.5, 15 से 40 के बीच, ये देखो। और 40 से ज्यादा है तो 10%, और अगर 40 15 से कम है, 15 से कम है तो 5%, 5, 7.5 और 10 जो कि मैंने बताया था। अभी यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पे हम लगाएंगे 7.5, 15 से 40 के बीच है ना, तो 7.5% ऑफ सैलरी, तो 7.5% ऑफ सैलरी कर दो बस, और क्या है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 यहां पे आ जाएगा 7.5% ऑफ सैलरी बस। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, सैलरी निकाली हुई थी आपने, कितनी थी, 1,12,200, उसका 7.5% कर दो। 8415 आ जाएगा आंसर, 8415, डन बस। और अगर सेकंड केस की बात करें हायर्ड वाले केस में, उसमें तो 10% लेते हैं ना, तो आंसर सेम रहेगा 10,800, क्योंकि उसमें लेते हैं 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस, तो उसमें आंसर सेम रहेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15 नहीं, सॉरी ये कौन सा इलस्ट्रेशन था, ये 16 था। इसके बाद आता है इलस्ट्रेशन 17, मिस्तुति हैज फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर। आपको ये सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। करें, आओ। सबसे पहले बेसिक पे जो कि दिया 15,000 इंटू 12, रिटायरमेंट तो नहीं है ना ड्यूरिंग द ईयर, नहीं, तो 1,80,000। इसके बाद है डीए, वो है 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12, ये आ गया 60,000। इसके बाद है हॉस्टल अलाउंस, जो कि मिल रहा है आपको 1,000 पर मंथ, 1,000 इंटू 12। अब कोई बच्चा है ही नहीं तो एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं, तो 12,000 पूरा टैक्सेबल। इसके बाद टिफिन अलाउंस यानी लंच अलाउंस, किसी भी कैटेगरी में ना आने के कारण क्या कर देंगे, फुली टैक्सेबल, 500 इंटू 12, 6,000। आगे बताओ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आता तो है कैटेगरी में, बट वो जो डिसेबल होते हैं उनके लिए एग्जेम्पशन है, तो ये तो हमें क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं कि वो डिसेबल है, तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 200, उसके लिए एग्जेम्पशन है 200 इंटू 12, यहां पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 2,400 रुपए। बोनस 20,000 फुली टैक्सेबल, और कमीशन
15,000। इसके अलावा ये है फ्री रिफ्रेशमेंट इन ऑफिस, ये हो गया लंच फैसिलिटी। कितने रुपए की लंच फैसिलिटी है? टोटल 5,000 रुपए। वर्किंग डेज दिए नहीं हुए तो आपको पता है एग्जेम्पशन मिल जाती है कितनी? 50 पर डे पर मील। पर डे पर मील मतलब हम 300 मान के चलेंगे, 300 दिन। ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा बच्चों, ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, निल होगा लंच फैसिलिटी। अच्छा रिफ्रेशमेंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, रिफ्रेशमेंट और लंच में फर्क है। ये रिफ्रेशमेंट है, लंच नहीं है। वो तो मील लिखा होगा, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट लिखा है। इट शुड बी, और वो भी ऑफिस में दिया गया है तो इसलिए एग्जेम्प्ट होना चाहिए। तो ये टी स्नैक्स वाला पॉइंट है बेसिकली, जो हम लोग पढ़ते हैं ना टी स्नैक्स, ये वो वाला पॉइंट है, सॉरी टी स्नैक्स। इसमें कोई एग्जेम्पशन, इसमें पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा बेसिकली। ये टी स्नैक्स वाला पॉइंट है बेसिकली। रिफ्रेशमेंट अगर वर्ड लिखा गया तो इट इज टी स्नैक्स, तो बेसिकली ये पूरा एग्जेम्प्ट, फुली एग्जेम्प्ट। आगे आ जाओ। इसके अलावा मोबाइल फैसिलिटी बाय एम्प्लॉयर, हाँ तो ये है वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मूवेबल एसेट। नौ सौ इंटू 12, 10,800। कंप्यूटर फैसिलिटी, अब ये वैल्यू ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर है, ये नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर लैपटॉप तो कंपनी देती ही है, वो नहीं होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है, तो वैल्यू ऑफ आर एफ ए, एम्प्लॉयर ने आर एफ ए दिया। एम्प्लॉयर कहां का है? कोलकाता। द हाउस वॉज अलॉटेड टू हिम हर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/5/23 बट शी कुड नॉट ऑक्यूपाई। और जब घर ऑक्यूपाई होता है उस डेट से देखते हैं, 1 जून 23। आपको कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इनफैक्ट टेलीग्राम पे जाओ, मेरे नोट्स हैं, मैंने बच्चों को नोट्स लिखवाता हूँ क्लास के अंदर, वो नोट्स के अंदर सब कुछ लिखा होगा। 1 जून 2023 से स्टार्ट होगा, तो 1 जून 2023 से लेकर 31 मार्च 24 तक अकोमोडेशन, और वो भी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, और कहाँ है? कोलकाता। तो 10% ऑफ सैलरी लेंगे। क्या करेंगे? 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या क्या लेंगे वो भी ध्यान देना है। सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक आएगा, आएगा। पहले पूरे साल का निकाला था, फिर उसके बाद 10 महीने का कर देंगे उसी को। डीए आएगा। अच्छा डीए फॉर्मिंग पार्ट आता है, ये नॉट फॉर्मिंग है, ये नहीं आएगा। इसके बाद हॉस्टल अलाउंस आएगा, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। टिफिन अलाउंस आएगा, बिल्कुल आएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आएगा, बिल्कुल आएगा। टैक्सेबल सब आएगा। बोनस आएगा, बिल्कुल आएगा, 20,000। कमीशन भी आएगा, यस, 15,000। फैसिलिटीज नहीं आती है ना, तो उससे पहले की सैलरी होती है, और ये है 180 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2,400 प्लस 20,000 प्लस 15,000 विच इज 2,35,400। अब इसका हमें क्या करना है? 10%, वैल्यू ऑफ आर एफ ए इज 10% ऑफ 2,35,400। ठीक है जी। अच्छा सॉरी, ये पूरे 12 महीने का है, हमें इसको 10 महीने में कन्वर्ट करना है, तो इसको यहीं पे कर देते हैं, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, उसका 10% कर दो। ठीक है, तो 235,400 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, उसका 10%। ये होना चाहिए 19,616, या 19,617 कर देते हैं, 19,617। बताओ यस और नो। भाई 1 जून से ऑक्यूपाई किया तो 1 जून से ही देखेंगे ना, तो 1 जून से लेकर 31 मार्च जो कि बनेंगे 10 महीने, 10 महीने का टैक्सेबल होना चाहिए। भाई यही होनी चाहिए ग्रॉस सैलरी। तो ऐड करके देख लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। 180 प्लस 60 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2,400 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 10,800 प्लस 19,617, ये आ रहा है 325,817, 325,817। और हमारे आंसर में थोड़ा सा फर्क है, 325,817 आना चाहिए। क्यों फर्क है वो देखना पड़ेगा। अ, 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 अ,
अब यार ये तो वैसे, अब देखो, अब ये कंफ्यूजन है, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने मोबाइल फोन फैसिलिटी को एग्जेम्प्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसको टेलीफोन मान लिया है। अब टेलीफोन के अंदर हाँ टैक्स फ्री परक्विजिट होता है, बिल्कुल सही है, बट वो तब होता है जब क्वेश्चन में ये लिखा जाए कि टेलीफोन के बिल आपके पे कर रहे हैं। मोबाइल फोन का मतलब ये भी तो हो सकता है कि कंपनी ने एम्प्लॉय को मोबाइल फोन दिया हो यूज करने के लिए। अब ये कंफ्यूजन है भाई, ढंग से लिखना चाहिए था इनको। ठीक है, तो ठीक है, इन्होंने इन्होंने वो माना है, टैक्स फ्री परक्विजिट वाली बात मानी है, वो भी लिखी हुई है, बिल्कुल है। तो ये यूज ऑफ मूवेबल एसेट नहीं है बेसिकली, ये इन्होंने लिखा है टेलीफोन फैसिलिटी। मैं आंसर को यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये इन्होंने टेलीफोन मान लिया, टेलीफोन फैसिलिटी, क्योंकि उन्होंने आंसर भी लिख दिया टेलीफोन, मोबाइल फोन इज टेलीफोन, तो टेलीफोन फैसिलिटी, और इसलिए ये फुली एग्जेम्प्ट होना चाहिए। तो यस, परक्विजिट्स में एग्जेम्प्ट के बारे में लिखा है, बट क्योंकि मोबाइल फोन लिखा था तो मेरे को लगा ये यूज करने की बात हो रही होगी, यूज ऑफ मूवेबल एसेट होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट है, तो ही तो एग्जेम्प्ट किया। अब वही कंप्यूटर फैसिलिटी है, ऊपर मोबाइल फोन फैसिलिटी है, तो भाई साहब ढंग से लिखो। बच्चों को कंफ्यूज करोगे, बच्चा कैसे पास होगा? बच्चों को क्वेश्चन में ही कंफ्यूज कर रखा है। आपको देखो ना, नीचे कंप्यूटर फैसिलिटी है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर, तो ऊपर मोबाइल फोन फैसिलिटी है, तो यूज ऑफ मोबाइल फोन होना चाहिए ना, और यूज ऑफ मोबाइल फोन एग्जाम नहीं है। मोबाइल फोन का बिल जो है, अगर वो एम्प्लॉयर भर रहा है तो वो एग्जाम है, तो ये गलत है। बट चलो, अभी हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा तो आपको ऐसे ही आंसर देना होगा, इसीलिए मैं आपके साथ करवा रहा हूं डिस्कस, समझ गए? तो आंसर में बदलाव है, मेरे ख्याल से तो यही फर्क होना चाहिए बस, फिर आंसर आना चाहिए 3150 यस, यही बदलाव है सिर्फ, बाकी सब ठीक है। 315017, 315017, इज दैट क्लियर एवरीवन? सिर्फ वही पॉइंट है, और वो पॉइंट है ये बता, और मैं आपको रीजन बता रहा हूं बेटा, ठीक है? अदरवाइज अगर वो मानेंगे उस हिसाब से तो आंसर ठीक है, बट मानना ही क्यों है वो मोबाइल फोन फैसिलिटी? मोबाइल फोन शुड बी मोबाइल फोन, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, बट नहीं माना। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक हमने फिनिश कर दिया है, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? टिल देन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कि अगर आपको लगता है कि यार ये कोई वैल्यूएबल है कंटेंट, तो कमेंट भी करके मुझे बताओ। थैंक यू, बाय बाय।